हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। सिंस वी हैव प्रॉमिस्ड कि हम आपके सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए जितनी भी मेजर थीम्स हैं उनके लिए हम एक सीरीज़ बनाएंगे। जैसा कि इंटरनल सिक्योरिटी एक आपका टॉपिक है पेपर 2 में, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक सीरीज़ प्रिपेयर कर दी है। उसमें 8 लेक्चर है वो कवर कर चुके हैं। और जो रिसेंट डेवलपमेंट होगी आने वाले टाइम में जो पेपर जो 7 अगस्त को है, उससे पहले जितनी भी मेजर डेवलपमेंट होगी सिक्योरिटी सिनेरियो में वो हम ऐड ऑन कर देंगे। तो वो सीरीज़ अप टू 12 to 13 लेक्चर चली जाएगी। अभी जो हमने चेंज किया है जैसे, और जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है सीएपीएफ पेपर 2 के लिए, वो है एग्रीकल्चर का टॉपिक। ये हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं अभी तक आपके इस एग्जाम में, उनका भी हम आपको डिटेल सॉल्यूशन देंगे ऐसे टॉपिक्स का, या फिर आर्ग्यूमेंट राइटिंग में भी पूछा है एग्रीकल्चर, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एग्रीकल्चर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी के एग्जाम्स में कोई भी हुआ, या वो सीएपीएफ हुआ, या वो सिविल सर्विसेज हुआ, या फिर सीडीएस एग्जाम में भी आपको इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं एग्रीकल्चर की सिचुएशंस, या फिर आपके लेक्चरेट टॉपिक जो हैं सीडीएस एग्जाम में, एसएसबी में, वो भी इसमें एग्रीकल्चर काफ़ी कुछ आपको पता होना चाहिए, जब भी उसको एक अच्छी नरेशन आप दे पाएंगे। तो एग्रीकल्चर ये था इसकी इंपॉर्टेंस कि कितने इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि इंडिया की अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज इन एग्रीकल्चर। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर। पहले लेक्चर में हम थोड़ी सी हम आपको ब्रीफली बताएंगे क्या सीनेरियो है प्रेजेंटली इंडिया में, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर के लिए काम करती है, बेसिक इशू क्या है, क्या मेजर चैलेंजेस है एग्रीकल्चर के सामने इस सेंचुरी में, और कैसे आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हमने, ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या चेंजेस लाए हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम देख ले एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, दिस एंड इकोनॉमी। ये 3 मेजर ये थीम्स हैं जो सीएपीएफ एग्जाम में आती है। इकोनॉमी हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इकोनॉमी के लिए सेपरेट सीरीज बनेगी जिसमें सभी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब हम इकोनॉमी में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो हमारा मेन फोकस है इस सीरीज़ का वो है एग्रीकल्चर। 2019 में पूछा गया था ऐसे टॉपिक्स में। टॉपिक था सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आर देन रेटोरिकल प्रोमिसेस। ऑलरेडी हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया है। 300 वर्ड्स में आप इसको कैसे लिख सकते थे, हमने मॉडल आंसर भी दिया है इसका। दूसरा टॉपिक है जो आपका 2018 में आया था, फार्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक, स्ट्रेटेजी चेंज नीडिड। 2018 में आया था। 2016 में एक आया था फार्मर सुसाइड, सुसाइड से आया था ए साइन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर। किस तरह का डिजास्टर, अगर फार्मर्स हमारे जो 60% ऑफ द पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है और सुसाइड कर रहे हैं, किस तरह का वो डिजास्टर हमारे लिए पुटअप करते हैं। 9th जो टॉपिक है वो हमारा आया था 2014 में, और वो था इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। ये जो टॉपिक है एक्सपेक्टेड है कैसे भी 2022 में सीएपीएफ एग्जाम में आपका आ सकता है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज रिपीट हो सकता है कैसे ना कैसे, क्योंकि बहुत सारी समिट्स हुई हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही क्या है हॉट टॉपिक आज के टाइम में, एक पैराडाइम अभी क्लाइमेट चेंज का ही चला हुआ है। तो आई कैन एक्सपेक्ट कि क्लाइमेट चेंज पे एक टॉपिक आ सकता है, और एग्रीकल्चर से उसका लिंकेज भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आपको प्रिपेयर करना होगा। अब हम आते हैं लेक्चर 1 पे। क्या हम लेक्चर 1 में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं। स्वामीनाथन जी को आप जानते ही होंगे, इन्होंने एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में काफ़ी अपनी क्या इनपुट दिया है। बहुत सारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मास्टरमाइंड मानते हैं वो एमएस स्वामीनाथन को ही मानते हैं। तो इनके कुछ कोट्स है फेमस, वो है फ्यूचर बिलोंग्स टू कंट्रीज विच विद ग्रेन्स नॉट गन्स। तो ये आप कोट कर सकते हैं कहीं पे, अगर आप सुटेबली इसको कोट कहीं पे एडजस्ट कर पाए अपने एस्से में, या तो आप इंट्रोडक्शन में या फिर आप कंक्लूड करते टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इंट्रो में लिखना है या फिर कंक्लूजन में, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक कहाँ आप एडजस्ट कर पाते हैं, ये हम आपको आंसर राइटिंग में सिखाते हैं। तो ये सिर्फ एक पॉइंट है, इसको याद कीजिएगा। अगर वर्बेटम याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। दूसरा है इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल हैव अ चांस टू गो राइट, क्योंकि हमारी 60% ऑफ पॉपुलेशन इस पर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर में कोई भी क्राइसिस आता है तो वो इकोनॉमी को भी हिट करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है हर एक चीज़ की, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्फ्लेशन बढ़ती है, पॉवर्टी इंक्रीज होती है सभी सेक्टर्स में, हमारी मार्केटिंग अनकॉम्पिटिटिव हो जाती है, हमारे एक्सपोर्ट्स घट जाते हैं। तो ये है एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं हम बेसिक फैक्ट्स क्या हैं। मैंने बता दिया कि 54%, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 54% है, वर्कफोर्स की बात करें तो कुछ अलग है, 2011 का सेंसस का डेटा है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा 17.8% है। अभी आपको ये ट्रेंड देखना होगा कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का था। उसके बाद अगर हम देखें उस टाइम, अब देखें तो 60% ऑफ द कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। बट हम देखें उसके बाद हमारा जो ग्राफ है एग्रीकल्चर का वो नीचे आता गया है। ये हम देखें तो 1980s की बात कर लीजिए, अब 2022 में एग्रीकल्चर का कितना शेयर है, 18%, ठीक है।
कहाँ 60% या फिर 55% से आकर 18% पर हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर करता है। वाई दिस, ये अनोमली क्यों है, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सर्विस सेक्टर हमारा ज़्यादा बढ़ गया, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद देखते हैं कि 2016 में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो हैं, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, जैसे फिशरीज हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, तो ये एक हाई इनकम का सोर्स है जो अलाइड सेक्टर्स हैं। लेकिन एग्रीकल्चर क्या है, कन्वेंशनली देखें तो जो ट्रेडिशनल क्रॉप उगाते हैं, वीट, राइस, ये इतने हाई इनपुट लगता है, इनमें इनपुट ज़्यादा है लेकिन इनके प्राइसेस मार्केट में कम है। लेकिन हॉर्टिकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, इनका बहुत अच्छा प्राइस हमें मार्केट में मिल जाता है। तो डबलिंग फार्मिंग इनकम भी देखें तो गवर्नमेंट का जो ज़्यादा एम्फोसिस देखें वो ये है कि फार्मर्स को हम कैपेबल बना दें ताकि वो अपनी जो इनकम को है इंक्रीज़ कर सके। किसके थ्रू? फॉरेस्ट्री में उनको ट्रेनिंग देके कि कैसे फॉरेस्ट्री कर सकते हैं वो, फिशरीज़ में ट्रेनिंग देके, और एनिमल हस्बेंड्री में उनको ट्रेनिंग देके, ठीक है, तो इनसे इनकी इनकम बढ़ सकेगी। अब ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है कि इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेट क्रॉप्ड एरिया आफ्टर यूएस एंड चाइना। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे जब मतलब खेती की जाती है इन टर्म्स ऑफ एरिया तो वो इंडिया में है, ठीक है, आफ्टर यूएस एंड चाइना। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे इंडिया का हॉर्टिकल्चर प्रोसेस फूड्स आर एक्सपोर्टेड टू, हमारा एक्सपोर्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा जाता है? साउथ ईस्ट एशिया, सार्क, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स। और कुछ बेसिक फैक्ट्स देखें तो FAO को आपको कभी नहीं भूलना है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी रिपोर्ट लेके आती है, जैसे क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट होगा एग्रीकल्चर पे, ठीक है, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या रिपोर्ट निकालती है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप CAPF में जब भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक पूछा जाएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। दूसरी जो चीज़ है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, इंडिया की पावर क्या है रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर। वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं हम दूसरी कंट्रीज़ में। और इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स दिस 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री मीट। और ये कुछ देखिए कि इंडिया हैज शोन अ स्टडी एवरेज नेशनल इनकम। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन ने कितना कुछ हमारे लिए चेंज किया है। जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें, पंजाब, हरियाणा, ये स्टेट्स काफ़ी प्रॉस्परस हो गए आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे अश्योर्ड इरीगेशन था, कैनाल सिस्टम वहाँ पे डेवलप किया गया, ट्यूबवेल सिस्टम। लेकिन ये सभी सिस्टम, अश्योर्ड इरीगेशन सिस्टम हमारे सदर्न स्टेट्स में नहीं हो पाए। वहाँ पे जो एग्रीकल्चर था वो टोटली डिपेंड अभी भी किस पे है? रेनफेड इरीगेशन पे, जिससे वहाँ पे हम ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं ला पाए। उसके बाद देखें तो एक सस्टेनेबल क्रॉप यील्ड ये नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब अगर हम क्रॉप यील्ड की बात करें कि इस पर्टिकुलर एरिया से मिनिमम हम ज़्यादा यहाँ पे क्रॉप यील्ड नहीं है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ कर रहे हैं ओवरऑल। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ एक जगह में हुआ था नॉर्दर्न पॉकेट्स में, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लेकिन ऑल ओवर इंडिया अगर हम देखें, नॉर्थ ईस्टर्न में झूम कल्टीवेशन है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है, वहाँ पे वो बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करें। सदर्न इंडिया में जैसे फ्लड इरीगेशन मेथड यूज़ करते हैं वो राइस में, ठीक है, अश्योर्ड इरीगेशन नहीं है, रेनफेड इरीगेशन पे वो डिपेंड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी क्रॉप यील्ड को कम करती हैं। उसके बाद हम देखें एडिशनली पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट, जो अब हम कटाई के बाद जो हमारी क्रॉप होती है उसको रखने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है। बहुत सारी जो हमारी क्रॉप है ख़राब हो जाती है, जो कि पेरिशेबल है, जैसे कुछ एक एप्पल की बात करें या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें, काफ़ी दिनों तक हमारे पास ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज ना होने के लिए या फिर वेयर हाउसेज नहीं है हमारे पास, वो ख़राब हो जाती है और हम उसको एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते। तो ये हमारा मेन पॉइंट क्या होगा? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ फार्मर है, वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। फार्मर की डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, क्या फार्मर की डेफिनेशन होती है, और आप इसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे कहीं ऐसे में, सिर्फ ये आपकी नॉलेज के लिए है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्यों इंडियन एग्रीकल्चर दूसरी एग्रीकल्चर से डिफरेंट है दूसरे देशों के, जैसे US से। वहाँ पे ज़्यादा मैकेनाइजेशन का यूज़ हो रहा है, ज़्यादा वहाँ पे जैसे प्रिसिजन फार्मिंग का यूज़ हो रहा है, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े फार्म्स हैं वहाँ पे, मैकेनाइजेशन का यूज़ हो रहा है, टेक्नोलॉजी काफ़ी उनकी एडवांस्ड है, एफिशिएंसी पे वो काम करते हैं। इसराइल जैसे देखिए, इसराइल एक देश है और वहाँ पे मोस्टली वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, ड्रिप इरीगेशन, माइक्रो इरीगेशन टेक्निक में काफ़ी एडवांस है वो। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, इंडिया क्या क्या फीचर है, कहाँ पे वो लैग करता है, क्या उसकी मेजर स्ट्रेंथ है। तो कैरेक्टरिस्टिक मैं बताऊं तो इंडियन एग्रीकल्चर में कितने लोग एंगेज हैं, 61% ऑफ द पॉपुलेशन बता दिया। अब डिपेंडेंस है हमारी किस पे? मानसून पे। अराउंड 2/3 ऑफ द एग्रीकल्चर एरिया, 2/3 कितना हो गया? अराउंड 60, मोर देन 60%, तो 65 या 68% कह लीजिए आप, इतना एरिया हमारा रेन फेड इरीगेशन पे डिपेंड है। अगर टाइमली मानसून आ गया तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? सोइंग या फिर कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं टाइमली इरीगेशन हो पाई तो वो
क्रॉप डैमेज भी हो सकती है। तो हाईली डिपेंडेंस ऑन मानसून है, ये एक इशू है हमारे लिए। इसको रीड ऑफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कैनाल सिस्टम या फिर ट्यूबवेल सिस्टम, जो कि हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स में है, लेकिन सदर्न स्टेट्स या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दे आर टोटली डिपेंडिंग ऑन मानसून। उसके बाद लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन, ये देखिएगा आप, लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन है हमारे यहाँ पे, जो कि अनइकोनॉमिकल है। जितनी ज़्यादा लेबर आप एम्प्लॉय करेंगे, आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ती जाएगी, लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और हम अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक ये भी एक इशू है, इससे हम जूझ रहे हैं। काफ़ी जो कि लोग हैं इसमें एंगेज्ड हैं, ऑल्दो दे आर नॉट रिक्वायर्ड, स्टिल दे आर वर्किंग इन द अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर, दिस एग्रीकल्चर सेक्टर। तो गवर्नमेंट का एक और क्या रुझान है, वो गवर्नमेंट सोच रही है कि जो हमारी एक्सेस या फिर सरप्लस लेबर फोर्स है एग्रीकल्चर में जो है, उसको हम यहाँ से दूसरे सेक्टर्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या तो हम मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसफ़र कर सकेंगे थ्रू स्किल इंडिया मिशन या फिर मेक इन इंडिया मिशन, इस तरह से, या फिर उसको सर्विसेज सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद ये एक और मेजर प्रॉब्लम है, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। ये 1993 में जो इंडिया के पास था, एक एवरेज होल्डिंग एक किसान के पास 2.3 हेक्टेयर्स ज़मीन होती थी, लेकिन अब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम बात करें या फिर नाबार्ड की रिपोर्टिंग की बात करें, नाबार्ड ने एक रिपोर्ट दी है, उसमें बताया कि अराउंड 1.5 हेक्टेयर अभी रिसेंट एक एवरेज लैंड होल्डिंग है इंडिया में, जो कि घटती जा रही है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, अगर लैंड होल्डिंग या फिर लैंड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो उससे यील्ड घटती है, हम मैकेनाइजेशन नहीं करते, जितनी छोटी ज़मीन होगी उस पर मैकेनाइजेशन करना इम्पॉसिबल है। तो इसको रीड ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट बोल रही है कि आप लैंड पूलिंग कर सकते हैं, जैसे स्मॉल फार्मर्स, अगर लैंड फ्रेगमेंटेशन भी हो गई है तो दे कैन इक्वली, मतलब मिल के हायर कर सकते हैं क्या, कुछ मशीनरी इकट्ठा होके। उसके बाद और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे वीट उगाते वक्त या फिर राइस उगाते वक्त हम वाटर एफिशिएंसी को नहीं देख रहे, फ्लड इरिगेशन का मेथड हम यूज़ कर रहे हैं जो कि अनसस्टेनेबल है। दूसरा है लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमारी अगर दूसरी कंट्रीज़ के कंपेरिजन में देखें, चाइना, यूएसए, रशिया, तो हमारी बहुत ही लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है। अब डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप, इसका मतलब क्या है, हाईली स्क्विड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं इंडिया में, क्योंकि हम ज़्यादातर कोर्स ग्रेन, जैसे ये होता है हमारे फूड क्रॉप्स, राइस, वीट, कोर्स ग्रेन, मिलेट, बाजरा, ये सब उगाते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम है हमारे कि ये मार्केट में कम जो प्राइस है वो फैच करती हैं, जो दूसरी क्रॉप्स है जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये मार्केट में ज़्यादा प्राइस फैच करती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का है, इनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, हम दूसरी कंट्रीज़ में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब बेसिक चैलेंजेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दी, रेनफेड इरीगेशन पे ज़्यादा डिपेंड करता है, ज़्यादा इसमें लेबर इन्वॉल्व है, 60% ऑफ द वर्कफोर्स इन्वॉल्व है, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने डिस्कस कर ली। अब चैलेंजेस की बात करें, क्लाइमेट चेंज एक मेजर चैलेंज है इंडियन एग्रीकल्चर के सामने। इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर हमने एश्योर्ड इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की और टाइमली मानसून नहीं आया, तो क्लाइमेट चेंज हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फूड सिक्योरिटी कनेक्ट कर सकते हैं हम, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज की बात करूँ, टाइम पे मानसून नहीं आया तो लेस क्रॉप, ठीक है, फूड प्रोडक्शन कम होगी, तो हमारी फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। उससे ही क्लाइमेट चेंज से अगर बात करें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। तीसरा अगर हम बात करें तो पॉवर्टी, अगर जो पॉवर्टी अभी लोग कुछ पॉवर्टी की मतलब किनारे पे हैं, तो अगर एग्रीकल्चर फेल हो गया, दे विल एंटर इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ वो चले जाएंगे, इनइक्वालिटी सोसाइटी में हो जाएगी। और हंगर इंडेक्स की बात करें हम, हंगर इंडेक्स इंडिया का क्या रैंक है अभी वो पता होना चाहिए आपका। तो क्लाइमेट चेंज अगर ऐसे ही बढ़ता गया, और जैसे इकोनॉमिक सर्वे की भी रिपोर्ट है कि इंडिया विल बी वर्स्टली अफेक्टेड अगर क्लाइमेट चेंज ऐसे ही होता रहा। 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो इंडिया के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद स्क्यूड क्रॉपिंग पैटर्न की मैंने बात कर ली, ज़्यादातर हम राइस और वीट उगाते हैं। लैंड रिफॉर्म की हम बात करें, लैंड रिफॉर्म प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए थ्रू आउट इंडिया। कुछ स्टेट में जैसे वेस्ट बंगाल या फिर सदर्न इंडिया में कुछ स्टेट्स में एफिशिएंटली वहाँ पे टोटली लैंड रिफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो वहाँ के फार्मर्स की क्या है, जो हम देखें कंडीशन बेटर है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पे लैंड रिफॉर्म अच्छी तरह इंप्लीमेंट हो गया, सबके पास कुछ ना कुछ ज़मीन है। उसके बाद हम देखें फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हो रही है एग्रीकल्चर में। और लैंड टेन्योर जो चीज़ है, जैसे हम लीज़ पे लेते हैं कोई ज़मीन, लीज़ पे लेते हुए हमें वो मतलब लीज़ पे लेने के बाद कुछ एक टाइम के लिए मिलती है वो ज़मीन, तो वो डिस्करेज करती है इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता। अगर आप कोई ज़मीन लीज़ पे लेते हैं 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, यू डू नॉट इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर लैंड,
क्योंकि आपको पता है 5 साल बाद वो आपको देनी है, तो आप वहाँ पे कुछ और इरिगेशन फैसिलिटीज़ का कुछ नहीं करेंगे। वहाँ पे आप जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए आपको करना पड़ता है अराउंड 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट, तो ये सब चीज़ें नहीं करते। दूसरी चीज़ है बेसिक चैलेंजेस और क्या है, जैसे कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर मिजरेबल है, सरप्लस लेबर काम कर रहा है एग्रीकल्चर में, उनके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन उनकी नहीं है, एक्सेस में हम मैन्योर फर्टिलाइजर एंड बायोसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका किस पे इफेक्ट है, हेल्थ पे इफेक्ट है, और ये इनएफिशिएंसी भी क्रिएट करता है एग्रीकल्चर सिस्टम में। जैसे एमएसपी की हम बात करें, उसके बाद इरीगेशन फैसिलिटीज़ अनसर्टेन है, 1/3 ऑफ एरिया जो इंडिया का है उसी में एश्योर्ड इरीगेशन फैसिलिटीज़ है, कैनाल सिस्टम, 2/3 एरिया में कुछ भी एश्योर्ड इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। अब लैक ऑफ मैकेनाइजेशन हम देखें, मॉडर्न टेक्निक्स का हम यूज़ नहीं कर रहे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हम बात करें, जैसे ई-नैम और एपीएमसी मंडीज़, अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड आउट कर रहे हैं जो फार्मर्स हैं हमारे यहाँ पे जाके। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी हमारा इतना ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, डेवलप नहीं है, इंटीग्रेटेड नहीं है। अगर एक स्टेट का फार्मर्स दूसरे स्टेट में अगर उसको अच्छा प्राइस मिल रहा है तो वह वहाँ पे सेल नहीं कर पा रहा, क्योंकि ई-नैम अभी लेटेस्ट जो है ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। इट टेक्स टाइम लगता है मार्केट को इंटीग्रेशन होने में। तो जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर एमपी के किसान को पंजाब या हरियाणा में कोई पर्टिकुलर अपनी क्रॉप्स भेजनी है तो उसके पास शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। लेकिन एक किसान एक्सप्रेस कोई ट्रेन है, जैसे मुंबई से अगर दिल्ली में अगर एक बनाना केले की फसल को पहुंचाना है तो स्पेशल गवर्नमेंट ने किसान एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई है। तो ये एक क्या है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसा कुछ हमें करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अपना काफ़ी बेटर करना पड़ेगा। इनएडुकेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें बात कर ली। उसके बाद बेसिक चैलेंजेस में और क्या क्या हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स की कंडीशन हमने बता दी कि वो माइग्रेट करते हैं जिस एरिया से, अपने गांव से, वहाँ पे उनकी सोशल प्रॉब्लम है, उनकी फैमिली नीड्स को कौन पूरा करेगा, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद मैन्योर फर्टिलाइजर की बात होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग हम इसका रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इरीगेशन की बात है, जैसे अश्योर्ड इरीगेशन फैसिलिटीज़ जहाँ पे थी वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया पंजाब हरियाणा यूपीज़ में। और जहाँ पे लैक ऑफ मैकेनाइजेशन की बात करें, लैक ऑफ मैकेनाइजेशन क्यों है, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरा, टाइमली क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, सरकार से जो फार्मर्स के पास है वो टाइमली क्रेडिट नहीं मिल रहा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनके पास किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं भी दी हैं, लेकिन फिर भी किसान जो है गवर्नमेंट से क्रेडिट फैसिलिटी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर पेपर्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ज़मीन लीज पे ली हुई है उन्होंने। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वो क्या करते हैं, दे टेक दिस क्रेडिट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हाई इंटरेस्ट रेट पे उनको क्या मिलता है, क्रेडिट, और फिर वो डेब्ट ट्रैप्ट में फंस जाते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करूँ, ई-नैम है। ई-नैम एक तरीका है जो आप सेल आउट कर सकते हैं अपनी क्रॉप को। एफपीओ बना सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे किसान एक साथ मिल के एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, जैसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे अमूल काम कर रहा है। तो एफपीओस बना सकते हैं, एपीएमसी मंडीज और अपेडा। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंडर है। इसका नाम है एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इनको इंटरनेशनली मार्केटाइज करने का इस एजेंसी का काम है, एपेडा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमें ये ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमारे इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या फिर दिस प्रोसेस फूड, इसको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ये एजेंसी काम करती है। तो हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल टोटली इस एजेंसी पे डिपेंड करता है। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेजेस नहीं है प्रॉपर मात्रा में, दूसरा वेयर हाउसेज नहीं है। लेकिन किसान एक्सप्रेस हमने चलाया है, एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद हम देखें तो कौन कौन से डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं हमारे इस एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, ये आपको पता होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज़। तो ये डिपार्टमेंट आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से काम कर रहे हैं। तो ये था फर्स्ट लेक्चर के बारे में, और वी आर राइट नाउ रनिंग अ कोर्स रिगार्डिंग द पेपर 2 ऑफ CAPF AC एग्जाम 2022 में। पेपर 2 के लिए हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा रहे हैं आपकी, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज़ है और वीडियो लेक्चर्स हैं, और इंग्लिश ग्रामर के लिए काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं हम, वीडियो लेक्चर्स भी तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो यू कैन एनरोल। नया बैच 3 लेटेस्ट हम निकालने वाले हैं अराउंड, आप 1 मार्च से कुछ हो सकता है, उसके बारे में आप कॉन्टैक्ट में रहिएगा। सो इंटरनल सिक्योरिटी की सीरीज़ हमने ऑलरेडी अपडेट कर दी है, फैक्टोलॉजी सीरीज़ एक चली हुई है पेपर 2 के लिए, रिपोर्ट राइटिंग, लेक्चर्स, आर्ग्यूमेंट राइटिंग सब हमने डिस्कस कर लिया है विद मॉडल आंसर्स। इंग्लिश ग्रामर्स के लिए हमने काफ़ी लेक्चर बना चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, सेकंड लेक्चर बहुत ही जल्दी आपके सामने आएगा।